हेलो स्टूडेंट्स, स्कूलिंग जोन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोशंस क्या होता है? ये एक सिंपल सा टॉपिक हमें लगता है कि मोशन क्या होता है, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तो वो बॉडी मोशन में कहलाती है। कोई बॉडी चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तो वह रेस्ट में कहलाती है। लेकिन इसको अगर आप डीपली पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेस्ट में फील होती हैं, लेकिन वो मोशन में होती हैं, और मोशन में फील होती हैं तो रेस्ट में होती है। एक्चुअल में मोशन या रेस्ट जो होता है वो रेस्पेक्टिव होता है। रेस्पेक्टिव मतलब किसके रेस्पेक्ट में है? कोई एक ही बॉडी मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। मान लीजिए कि एक बॉडी है। पहले मोशन की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, मोशन क्या होता, और एक दूसरी चीज क्या होती है आपकी, रेस्ट क्या चीज होती है। मोशन और रेस्ट जो बताया जाता है कि कोई बॉडी मोशन में है, सिंपल सी चीज है। पहले आप ये चीज समझो, मोशन क्या बोलते हैं। अगर कोई सी चीज चल रही है, कोई बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, तो उसे हम मोशन बोलते हैं। और कोई भी चीज रुकी हुई है तो उसे रेस्ट बोलते हैं। ये आसान सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स पढ़ करके आते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो मोशन एक ही बॉडी किसी एक दूसरी बॉडी के लिए, मान लीजिए ऐसे करके, जैसे ये बॉडी ए है, इसे दो लोग देख रहे हैं, एक बी वॉच कर रहा है, एक सी वॉच कर रहा। हो सकता है ये बॉडी ए बी के लिए तो रेस्ट में होगी, बी के लिए कैसी होगी, ये रेस्ट में, लेकिन ये बॉडी ए सी के लिए मोशन में होगी। ऐसा भी हो सकता। तो सी के हिसाब से, सी के अकॉर्डिंग तो ये मोशन में रहेगी, और बी के अकॉर्डिंग ये रेस्ट में रहेगी। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के लिए, दो अलग अलग कैंडिडेट के लिए, या ऐसा समझ लीजिए दो अलग अलग पर्सन वॉच कर रहे हैं किसी बॉडी को, तो वो बॉडी एक पर्सन को, तो एक कैंडिडेट को क्या नजर आ रही है, मोशन में नजर आ रही है, वो उसके अकॉर्डिंग मोशन में है और वो सही कह रहा है। और दूसरे कैंडिडेट के अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है, वो भी सही कह रहा है अपने हिसाब से। तो रेस्ट और मोशन का डीपली अगर आप देखेंगे कि इसमें किस तरह की होती मोशन या रेस्ट को, आपको डिफाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन या रेस्ट किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में होती है। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट में किसी सबके लिए एक जैसी होगी। कोई बॉडी मोशन में है तो वो सबके लिए मोशन में होगी, कोई बॉडी रेस्ट में तो हर चीज के लिए वो रेस्ट में होती है। तो इसके लिए क्या होता, देखो मोशन की पहचान कैसे होती। अगर कोई बॉडी ए है और हमें बी के रेस्पेक्ट में हमें देखना है ए को, बी के रेस्पेक्ट में कि ये रेस्ट में है या ये मोशन में है, तो कोई बॉडी मोशन में तब होती है जब वो अपनी सराउंडिंग थिंग से लगातार टाइम के हिसाब से अपने डिस्टेंस को चेंज करती रहती है। टाइम के हिसाब से अपने डिस्टेंस को चेंज करती रहेगी तो वो कैसी होएगी, हमारी मोशन में होगी। और टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो इस केस में वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में मानी जाती है। तो जैसे रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन की अगर हम एग्जांपल्स लें, तो कोई भी चीज है, आप एक जगह खड़े हैं और एक बस आपके पास से गुजर करके गई, तो कुछ देर पहले जिस वक्त आपके पास से, जैसे ये मानो कि ये एक रोड है और इस रोड पर कोई कैंडिडेट ए, ये ऑब्जर्वर है। ये कौन है, ये ऑब्जर्वर है, जो कि ये देखेगा कि ये बस जो है रेस्ट में है या मोशन में है। अब बस यहाँ से चलकर आई, यहाँ आई, फिर कुछ देर के बाद में यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, क्योंकि बस तो मूव कर रही, फिर आगे गई। तो ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि टाइम के हिसाब से जो बस है, इस बस की पोजीशन में चेंजिंग आ रही है। देखो किसी टाइम उसने देखा बस की डिस्टेंस इतनी थी, फिर बस की डिस्टेंस इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर ये आगे बढ़ गई बस, फिर ये आगे चली गई बस। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस बस की जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होती जा रही है। तो जिस वजह से इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये बस कैसी होगी, हमारी मोशन में होगी। क्लियर है इतनी बात? यानी अगर कोई भी चीज को मोशन में देखना है, उसके सराउंडिंग थिंग्स जो भी चारों तरफ चीजें हैं, उनसे अगर उसकी डिस्टेंस में चेंजिंग हो रही है, उसकी पोजीशन में चेंजिंग हो रही, कम हो डिस्टेंस या फिर ज्यादा हो। जब बस यहाँ से यहाँ आ रही थी तो डिस्टेंस लगातार इसकी कम हो रही थी, यहाँ आती, यहाँ आएगी तो और कम होगी, यहाँ आ गई और कम होगी, और जब आगे जाने लगी तो डिस्टेंस बढ़ने लगी। यानी डिस्टेंस कम हो या डिस्टेंस ज्यादा हो, डिस्टेंस में अगर टाइम के हिसाब से चेंजिंग हो रही है तो वो बॉडी मोशन में है। और जिसमें डिस्टेंस में टाइम के हिसाब से चेंजिंग नहीं हो रही तो वो बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा यही ऑब्जर्वर है, दूसरी चीज को ऑब्जर्व कर रहा। सपोज करो यहाँ कोई स्टोन पड़ा है, समझ में आ रहा ना, यहाँ कोई स्टोन है, ये ऑब्जर्वर यहाँ है, तो स्टोन तो जैसा था वैसा ही है। इसने देखा कि स्टोन की और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, इसकी डिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग
नहीं आई, तो इसका मतलब ये इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये जो स्टोन है ये कैसा होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। तो ये तो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई सी चीज हमें चलती हुई दिखाई दे रही, हमारे करीब आए या हमसे दूर जाए, तो वो मोशन में होगी। जो ना हमसे करीब आ रही है ना हमसे दूर जा रही है, तो वो हमारी चीज रेस्ट में होती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये छोटी सी चीज तो हमें समझ में आ गई कि क्या चीज रेस्ट में है और क्या चीज मोशन में है। अब दूसरी चीज क्या है कि क्या एक ही बॉडी एक चीज के अकॉर्डिंग, एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, यह है आपका ऑब्जर्वर ए, ये बी ऑब्जर्वर है, ये सी ऑब्जर्वर है, ये ए है, कि बी के अकॉर्डिंग तो रेस्ट में, सी के अकॉर्डिंग ये मोशन में, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? चलो इसको देखते हैं। सपोज कीजिए आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, आपने एक ट्रेन लिया, ये ट्रेन की बोगी हो गई, डिब्बा वगैरह जो होता, यहाँ पर ये पोजीशन आपकी, यहाँ आप कुर्सी पर बैठे हो, आप ऐसा समझ लीजिए। दूसरी चीज, आपने ट्रेन में अपने सामने कोई बुक रख दी, अपने सामने कोई बुक रख दी, कोई बैग वगैरह कुछ सामान रख दिया, बैग मान लीजिए, बैग रख दिया आपने। तो आपकी पोजीशन ये है, आपने अपने सामने बैग रख दिया और बैग यहाँ पर रखा है, ट्रेन चल रही है, चलती ट्रेन की हम बात बता रहे हैं, आपने अपने सामने बैग रख दिया, तो आपकी पोजीशन ये है और इस बैग की पोजीशन ये हो गई। समझ में आ रहा? तो क्या आपकी और बैग की पोजीशन में ये आपका बैग हो जाता, क्या हो गया, ये आपका बैग हो गया, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया ए, एक ही बात कर रहे हैं हम, ए ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर ए और जो बैग है इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रही है। सपोज करो आप ट्रेन में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, सामने बैग रखा, तो आपको दिख रहा है वो बैग चल नहीं रहा, वो रेस्ट पोजीशन में रखा है, तो जितनी डिस्टेंस पे था उतनी ही डिस्टेंस पे रखा है, तो वो बैक सेम पोजीशन है, यानी बैक की और आपकी जो पोजीशन में टाइम के हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं हो रही। आप 1 मिनट बाद देखो तब भी बैग वहीं रखा, 2 मिनट बाद देखो तब भी बैग वहीं रखा, 1 घंटे बाद देखे तब भी बैग वहीं रखा है, तो बैग की और आपकी पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जो ट्रेन के अंदर बैठा है, ये बैग कैसा है, ये रेस्ट पोजीशन में है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हो, ट्रेन के बाहर खड़ा हो, ये ऑब्जर्वर बी खड़ा है, सपोज कर लो बी खड़ा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये देखें, तो क्योंकि ट्रेन के अंदर बैग रखा और ट्रेन आपकी मूव कर रही है, ट्रेन चल रही है, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये बैग जो है ये भी मूव कर रहा और ये जो ऑब्जर्वर ए है ये भी मूव कर रहा है। समझ आ रहा? तो इसमें क्या होगा, ये जो बी ऑब्जर्वर है इसके अकॉर्डिंग ये बेग कैसा है, ये जो बेग रखा है ये मोशन में, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर है और ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन चल रही है, तो इस बी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये मोशन में है। लेकिन ए ऑब्जर्वर जो कि खुद ट्रेन के अंदर बैठा, उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी रेस्ट पोजिशन में है। तो रेस्ट पोजिशन और अगर मोशन पोजिशन अगर आपको निकालना कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, तो ये आपको रेस्पेक्टिव होती, काय के रेस्पेक्ट में। जैसे ये बेग है, बेग ये रेस्ट में भी है, किसके अकॉर्डिंग, ए ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, जो ट्रेन में इसके साथ ही बैठा है उसके अकॉर्डिंग तो बेग रेस्ट में वहीं रखा जहां था, उसको तो चलता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी है, उसके अकॉर्डिंग ये बेग, ट्रेन मूव कर रही तो बेग जो है मूव कर रहा, ट्रेन यहाँ पर है, ये डिस्टेंस है, ट्रेन आगे चली जाएगी तो बेग की पोजीशन चेंज हो जाएगी और आगे जाएगी और चेंज हो जाएगी, ट्रेन के साथ साथ बेग भी चल रहा है। तो जो बाहर बैठा है ऑब्जर्वर ट्रेन के, तो उसके अकॉर्डिंग ये बैग मोशन में है, और जो इनसाइड है ट्रेन के अंदर ही बैठा उसके अकॉर्डिंग वो बैग रेस्ट पोजीशन में है। तो दो टॉपिक्स थे हमारा, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। यहाँ पर हम सारी चीजें, ये चैप्टर ही मोशन का है तो मोशन के बारे में ही सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहला काम था हमें मोशन को क्लियर करना। ये बात ध्यान रखना कि मोशन हमेशा रेस्पेक्टिव होती है, रेस्ट पोजीशन हमेशा रेस्पेक्टिव होती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मोशन और रेस्ट पोजीशन हमेशा कैसी होती, रेस्पेक्टिव। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये बुक है, बुक पर ये पेन रखा है और यहाँ पर ये हमने मार्कर रख दिया, एक पेन रख दिया और एक ये मार्कर रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये पेन है, ये मार्कर है। अब अगर हम इस तरह से बुक को मूव कराएं या आगे पीछे करें, तो आप देख लीजिए कि ये आगे पीछे करने से इस तरह से ये बुक मोशन में है, बिल्कुल मोशन में है, चल रही है, ये पेन और मार्कर भी मोशन में है। लेकिन इस पेन के, ये भी समझ लो, ये मार्कर और ये पेन इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी ये तो चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है, दूसरी चीज लेते हैं, कोई और चीज लेते हैं, ये दूसरा पेन ले लेते हैं, सेकंड पेन। ये दोनों पेन हैं, ये यहाँ रखे हैं। ये अगर इस तरह से बुक मूव कर रही है, तो बुक मूव करने के साथ साथ क्या होगा, कि पेन भी मूव कर रहा है, तो यहाँ चारों तरफ सराउंडिंग थिंग जितनी भी है यहाँ पे, उन सब सराउंडिंग थिंग के अकॉर्डिंग ये बुक भी मूव कर रही है, मोशन में है, ये पेन भी मूव कर रहा है। लेकिन इस पेन के रिस्पेक्ट में दूसरा पेन
ये रेस्ट पोजीशन में है, इस पेन के रेस्पेक्ट में ये दूसरा पेन रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये तो चल नहीं रहा, दोनों की पोजीशन सेम है भाई, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। जितनी डिस्टेंस पर पहले थे टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसके रेस्पेक्ट में इसको, इसके रेस्पेक्ट में। तो ये इसको ये फील कर रहा है, मतलब ये जो पेन है इसके अकॉर्डिंग ये पेन रेस्ट पोजीशन में हो गया, इस पेन के अकॉर्डिंग ये दूसरा पेन रेस्ट पोजीशन में हो गया। लेकिन ये बुक मूव करने की वजह से जो चारों तरफ की सराउंडिंग थिंग्स है, उन सराउंडिंग थिंग्स के अकॉर्डिंग ये बुक भी मूव कर रही थी, ये दोनों पेन भी मूव कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशंस में बातचीत चल रही है। चलो तो आगे बात करते हैं हम। हमने क्लियर किया कि मोशंस क्या चीज होती है, मोशंस क्लियर हो गई कि मोशन क्या चीज होती है। इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, a body is said to be in motion if the body is changing its position, okay, is changing its position from surrounding thing, चार तरफ की सराउंडिंग थिंग से, ड्यू टू टाइम, टाइम के चेंज होते हुए, जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उसकी चेंजिंग होगी। और अगर कोई बॉडी सराउंडिंग थिंग से टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में कहलाएगी। चलिए इसके बाद आता हमारा रेस्ट पोजीशन हो गया, मोशन हो गया। अब हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो यहाँ पर एक नई चीज पढ़ेंगे हम, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फिजिकल कौन सी होती है आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसे पता नहीं है वो पढ़ ले, पीछे वाली वीडियो देख लेना। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं या जिसका हम मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे कि डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, समझ में आ रहा नहीं, टाइम हो गया, मास हो गया। इस तरह की जितनी भी क्वांटिटी है जिनका हम मेजरमेंट कर लेते हैं वो सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेनली टू टाइप्स की होती है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो समझेंगे स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। डेफिनेशन सिंपल सी होती है। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली काय की मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, काय की होती है मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ प्लस डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, काहे की डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कई तरह की होती है। एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, वो स्केलर कहलाएगी। और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब सवाल आता है आखिर मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि मैग्नीट्यूड क्या होती, तो हम पहचान कैसे करेंगे किस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, किसमें डायरेक्शंस भी चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं आखिर मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें। देखो कोई भी चीज नापने के लिए एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती, क्या चाहिए होती, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यही न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वजन कितना है, कोई बोलता है मेरा वेट 60 kg, 55 kg, 80 kg है। तो आपने बोला कि 55 kg है वेट, या 60 kg है वेट, या 45 kg है वेट, समझ में आ रहा। तो ये जो केजी वेट नाप रहा था तो इसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी 55, 60, 45। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। कोई भी चीज अगर आप नापोगे तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर आएगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड स्केलर में भी होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर में भी होता है। सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड जरूर मिलेगा। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी मैग्नीट्यूड होगा। जिसमें खाली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर बोलते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, वेक्टर बोलते हैं। तो ये तो वेट में देख लिया आपने। आपको यहाँ कितना टाइम हो गया, टाइम जैसे होता कि आपको कोई किसी भी चीज को, इस वीडियो को देखते हुए 5 मिनट्स हो गए, 10 मिनट्स हो गए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 15 मिनट्स हो गए,
तो ये वाली चीज में तो टाइम अगर आप नापते हो या दिन में नाप लो टाइम, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो 15, 10, ये 5 जो आए, ये 10 जो आए, ये 15 आए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो हर एक चीज के अंदर न्यूमेरिकल, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक की स्पीड कितनी भाई, 60 किलोमीटर पर आवर से, 70 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो ये 60, 80, 40 जो था, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जहां न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती हो। जैसे फोर्स लगा, कितने न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो ये 10, 20 और 50 जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो ये तो हर एक क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है मैग्नीट्यूड, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होगा ही होगा। कोई भी चीज ना आप दूध लेते हो, 5 लीटर ले रहा है, 10 लीटर ले रहा है, तो इनमें भी एक नंबर आएगा, ये नंबर मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा। आप कोई भी सामान खरीदो, कोई भी सामान खरीदोगे तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होगी। हर एक चीज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। करंट आ रहा है, कितने वोल्टेज का करंट आ रहा है, कितने वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, 230 आ रहा है, 240 आ रहा है, 260 आ रहा है, 200 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो ये 200, 180, 230, 250, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो आई थिंक मैग्नीट्यूड को आप समझ चुके होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब दूसरी चीज होती है, एक होती है डायरेक्शन। क्या होता, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की जरूरत सब फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होती, कुछ में होती, कुछ में नहीं होती। अब जिसमें डायरेक्शन की नीड होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो सब में ही होगा। जिसमें खाली मैग्नीट्यूड है उसे स्केलर बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी, वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। चलो तो देखते हैं डायरेक्शन की जरूरत क्या होती, कहाँ नहीं होती है। जैसे आपसे बोला जाए 5 मीटर चलो, आपको 5 मीटर वॉक करके आना, तो आप 5 मीटर डिस्टेंस चल कर गए। तो डिस्टेंस कितनी चली आपने, 5 मीटर। तो 5 मीटर आपने डिस्टेंस चेयर करी, तो डिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है, आप लेफ्ट चलें, राइट चलें, सर्क्यूलर चलें, जिगजैग पैटर्न में चलें, चाहे आप लेफ्ट की तरफ जाएं 5 मीटर, चाहे आप राइट की तरफ जाएं 5 मीटर, चाहे आप सर्क्यूलर चलें 5 मीटर, चाहे आप जिगजैग पैटर्न में चलें 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर 5 मीटर ही रहेगी। मतलब डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस टॉपिक आएगा, इसे भी वेल डिफाइंड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे डिस्टेंस क्या होती। तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस होता, 5 मीटर्स होता। जैसे आपको 5 मिनट का वेट करना है, तो 5 मिनट, मिनट जो टाइम होता है, टाइम पे भी डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ईस्ट की साइड जाएंगे तो 5 मिनट ज्यादा होंगे, वेस्ट की साइड 5 मिनट थोड़े कम होते हैं, या उधर साइड 5 मिनट ज्यादा लगते हैं, इस साइड 5 मिनट कम लगते हैं। कोई किसी ने पूछा कि भाई मैं आपका 5 मिनट से वेट कर रहा था, वही किस डायरेक्शन में वेट कर रहे थे, ऐसी वाली चीजें नहीं होती, क्योंकि टाइम जो होता, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब डायरेक्शन की जरूरत कहाँ पड़ती है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी, जैसे फोर्स होता, फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती कि आपको फोर्स लगाना। जैसे मान लो कि एक गेट है, डोर है, गेट है, गेट पर आप फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स बाहर की तरफ लगाएंगे, फोर्स अंदर की तरफ लगाएंगे, आउटसाइड या इनसाइड। तो फोर्स में आउटसाइड इनसाइड आया कि भाई एक तरफ को फोर्स लगाने पर गेट क्लोज हो जाता, दूसरी तरफ को फोर्स लगाने पर गेट ओपन हो जाता। जैसे मान लीजिए कि ये गेट है, ठीक है, ये गेट हो गया। अब जैसे ये गेट है, ये गेट ओपन गेट है, ये ठीक है, तो ये ओपन गेट हो गया। अब अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे, आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, डिपेंड करता, एक तरफ फोर्स लगाने से ये गेट बंद हो जाएगा, और दूसरी तरफ फोर्स लगाने से ये मानो बाहर को ऐसे करके खींच लें हम इसको, तो इस तरह से फोर्स लगाने से ये और ज्यादा खुल जाएगा। तो फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, यानी फोर्स में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया। तो जिस चीज में डायरेक्शन की जरूरत होगी, वो सारी चीजें क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। यानी स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, तो इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो समझेंगे इसको। अब इसके डेफिनेशंस लिखते हैं, और डेफिनेशन के बाद में कुछ एग्जांपल्स देते हैं। आई थिंक मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया होगा, स्केलर क्वांटिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां लिखेंगे the physical quantities, the physical quantities, okay, requires only magnitude, only magnitude, okay, are called, are called, क्या कहलाती हैं आपकी,
स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड, ओके, और प्लस क्या है, डायरेक्शन है। लिख लेना डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें क्या कहलाएंगी, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जांपल क्या है, जैसे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है, जैसे मास है, वजन है। मास क्या होता है, एक तरह का वजन होता है कि 10 kg, 5 kg, 20 kg। उसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती कि ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट आगे पीछे इस तरह से वेट में कोई फर्क हो जाएगा कि ईस्ट में तो, ईस्ट साइड में तो वेट अलग है, नॉर्थ साइड की तरफ को अगर आप वेट करोगे तो अलग होगा। मास तो मास रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता आपका जैसे टाइम आता, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। डिस्टेंस होता, ये भी स्केलर होता है। स्पीड होता, ये भी स्केलर होता। इसके बाद में आगे क्या आएगा, टेम्परेचर होता, ये भी स्केलर होता है, टेम्परेचर जो होता। इसके अलावा वर्क होता है, ये स्केलर होता, समझ में आ रहा। एनर्जी होता, ये भी स्केलर होता। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होंगी, डेंसिटी होता, डेंस डेंसिटी, डेंसिटी, ईटीसी, काफी सारे हैं ऐसे तो लिखने को स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करें हम वेक्टर क्वांटिटीज कैसी होती। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अगर आप एग्जांपल्स लेओगे तो सबसे पहले एक चीज आती है, डिस्प्लेसमेंट आता। क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती, एक तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर क्वांटिटीज होती। इसमें भी डिफरेंस हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद में, यही टॉपिक आने वाला कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता और आखिर वो वेक्टर क्यों होती, ये स्केलर क्यों होती। एक्चुअल में होती तो दोनों डिस्टेंस ही, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस ही होती, शॉर्टर डिस्टेंस होती। तो लेकिन वो वेक्टर होती है, उनमें डायरेक्शन की नीड होती है, इस वजह से वो वेक्टर होती है। डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। इसी तरह से आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता, देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं, इनके बारे में भी अभी डिफरेंस पढ़ेंगे स्पीड के और वेलोसिटी के बारे में। लेकिन स्पीड स्केलर होगी और वेलोसिटी कैसी होती है हमारी, वेक्टर्स होती है वेलोसिटी। इसके बाद में वेलोसिटी के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, मोमेंटम होता, मोमेंटम होता, फोर्स होगा, तो फोर्स भी यहाँ होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बोल सकते हैं। तो ये भी कैसा होगा, आपका वेक्टर होगा। इसी तरह से ईटीसी लिख देंगे, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो क्या क्या चीज समझ में आई, ध्यान से देखो। स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, okay, is called scalar quantity, and a physical quantity require magnitude as well as direction also is called vector quantity। ठीक है। और स्केलर के एग्जांपल ये, वेक्टर के एग्जांपल ये। अब बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, अभी उसके बारे में बताएंगे, थोड़ी थोड़ी पहचान बता देंगे। लगभग 90% फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखकर ही मेजर कर सकते हैं कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। एक दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि ये स्केलर की में आती है, ये वेक्टर में आती है। अदरवाइज 90% फिजिकल क्वांटिटीज हम पहचान लेते हैं कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो स्केलर वेक्टर हो गई क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बाद में आता हमारा नया टॉपिक आता। ये टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा ये हमारा, डिस्टेंस, और दूसरा क्या आता, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों में अभी बताया था आपको कि डिफरेंस पता होना चाहिए। आपका टॉपिक भी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बिल्कुल बढ़िया करके इस चीज को हम क्लियर करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द लेंथ ऑफ अ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो, डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। चलो छोड़ो, डिस्टेंस कहलाती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, द मिनिमम, द मिनिमम, या फिर इसे शॉर्टेस्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसे समझेंगे दोनों चीजों को कि डिस्टेंस क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है।
तो यहाँ क्या होगा हमारा, थोड़ा तो डिस्टेंस क्या होती है पहले समझो। द लेंथ ऑफ अ पाथ, यानी द लेंथ ऑफ अ पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो उस चलने वाली बॉडी के जो पाथ होगा, रास्ता होगा, जिधर जिधर से होकर वो गुजर के जाएगी, वो सारे पाथ को हम जोड़ देंगे, उसको नाप लेंगे, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऐसे करके, ये ए से बी पर गए हम, कहाँ से गए, ए से बी पर, बिल्कुल सीधे सीधे गए, और ये हम 100 मीटर गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ बेटा। इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर आएगी। कितनी आएगी, 100 मीटर। मानो सी से डी गए, ए से बी गए पहले हम, फिर बी से हम ऐसे करके आएगा, हम सी गए, ये 100 मीटर चले थे हम, ए से बी इस तरह से यहाँ, ये भी 100 मीटर चले थे हम। तो 100 + 100, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई, यहाँ पे जो डिस्टेंस आई वो 200 मीटर आ गई। तो यहाँ जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, 200 मीटर। अब आप बोलोगे 200 मीटर कैसे, से 100 ऐसे गए, 100 हम ऐसे गए, तो कितनी डिस्टेंस हो जाती है आपकी, 200 मीटर हो जाती है। तो एक चीज थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात ये भी है कि हम सीधा सीधा चल रहे थे, फिर हम मुड़ करके चले, और अगर आप सीधा सीधा जाते ऐसे करके, ऐसे जाते 100 मीटर, और तो यहाँ पॉइंट डी पर आ जाते आप, तो आप ए से डी तक जाएं, मतलब आप ए टू डी जाएं तो भी 200 मीटर आएगा, और आप A2 कितना जाए, सी जाए, तो भी 200 मीटर आएगा। अब समझो पहले चीज, ए से लेकर के आप डी तक जाते हैं, तो 100 + 100 200 होगा, और ए से सी पर जाएंगे तो पहले 100 ऐसे, फिर 100 ऐसे, तो भी 200 होगा। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये कि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हम चाहे सीधा जाएं, चाहे हम मुड़ के जाएं, किधर को भी जाएं, डिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 200 मीटर अगर आप चले हो तो वो डिस्टेंस 200 मीटर ही रहनी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, अभी आएंगे उस टॉपिक पर। मान लीजिए कि आप डिस्टेंस ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे गए, इस तरह से गए, और ऐसे आ गए, तो यहाँ कितना 100 ये चले आप, और 100 मीटर ही यहाँ चले हम, ओके, और 100 मीटर ही यहाँ चले, 100 है सॉरी, 10 नहीं है, 100 मीटर, और 100 मीटर ही यहाँ चले। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, वापस आ गए। तो ए पॉइंट से चले हम और घूम करके वापस आ गए, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ जो डिस्टेंस होगी 100 कितना हो गया, 400 मीटर होगी। तो कुल मिलाकर का आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, कहीं भी टर्न करो, डिस्टेंस को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन से इफेक्ट ही नहीं पड़ता। आप सीधा सीधा जा रहे हो 200, तो भी डिस्टेंस 200 है, आप टर्न करके मुड़ जाएंगे 200 चलेंगे, तब भी डिस्टेंस 200 है। आप गोल गोल घूम करके एक स्क्वायर शेप में घूम करके वापस सेम पॉइंट पर आ गए, तो भी डिस्टेंस 200 ही है। डिस्टेंस इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जाते, किस डायरेक्शन में नहीं जाते। तो सिंपली हमें पता चला कि डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया ये स्केलर क्वांटिटी क्या हो, क्यों हो गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों हुई, ये बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि डिस्टेंस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। न इससे जरूरत है डायरेक्शन की, कहीं भी जाओ इसे नहीं मतलब किसी भी चीज से, लेफ्ट राइट गोल जाओ, सर्कुलर जाओ, स्क्वायर में मूव करो, कहीं भी टर्न करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब डिस्प्लेसमेंट पर आएंगे, थोड़ी सी भी डायरेक्शन चेंज करेंगे फौरन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट यहां तो क्या था, पाथ की लंबाई, पाथ ऐसे चल रहा हो तो पाथ की लेंथ, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, पाथ की लेंथ, आपने ऐसे 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 चले तो आप पूरे पाथ की, पूरे रास्ते की लंबाई को नाप करके आएंगे, वो डिस्टेंस कहलाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में पाथ की लंबाई नहीं लेते, ये बोल रहा द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से आप चलना शुरू किया है वहां से जहां आप पहुंच गए हैं वहां, जहां से स्टार्ट किया उसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहां हम चल करके पहुंच जाते हैं उसे फाइनल पॉइंट बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, या एक स्ट्रेट डिस्टेंस कह सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये सारे केसेस यहां भी बनाने, ए से बी वाला, ये वाला, ये वाला, और हर एक केसेस में हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो देखते हैं, सबसे पहला केसेस है, ये बनाते हैं हम ए से बी, ये ए है, ये बी है, और यहाँ कितना चले हम, 100 मीटर चले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले। अब हमें डिस्टेंस तो 100 मीटर होनी ही होनी, क्यों 100 मीटर चले हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना,
इनिशियल पॉइंट द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पॉइंट है ये और फाइनल पॉइंट है ये, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम तो यही होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे करके गोल गोल करके लोगे तो बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। आप सोचो कि मैं ए से बी ऐसे वाली डिस्टेंस ले लूं तो ये भी बड़ी हो जाएगी। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक सीधी लाइन खींचो तो उससे छोटी कोई डिस्टेंस नहीं होती है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही रही। तो इस केस में क्या आया आपका, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर ही है। मतलब इस केस में डिस्टेंस भी 100 थी, डिस्प्लेसमेंट भी 100 था। इसका मतलब ये है अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते हो, ना लेफ्ट में टर्न करो ना राइट में टर्न करो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहते हैं, जितनी डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला केस बनाते हैं, सेकंड वाला। तो यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हम बी पर पहुंचे और बी से हम यहाँ पर, डी है ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका सी। ये 100 मीटर है और यहाँ भी कितना 100 मीटर है और यहाँ भी कितना हो गया 100 मीटर है। चलो तो देखते हैं हम, अब ए टू डी देखें, काय में देखें ए टू डी में, तो ए से डी में, तो जब आप ए से चले डी पर पहुंचे तो शॉर्टर डिस्टेंस ये सीधी सीधी वाली रहेगी, ये कितनी हो जाएगी 200 मीटर, इतनी हो गई 200, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें सेम होती हैं। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क कब आता, फर्क जब आता जब आपको क्या हो, ए टू डी में जैसे हमने निकाला, ए टू डी में कितना था 200 मीटर था, 100 ये और 100 ये। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है, डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैसे फर्क पड़ेगा, जैसे आप ए से बी गए 100 मीटर चले, आपको 100 मीटर सीधा चलोगे तो 200 बन रहा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सीधा न चल के आप 100 मीटर ऐसे चल जाए तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या 100 200 होगा, नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये बनेगी बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से चले वो, जहां पहुंच गए वहां, उन दोनों पॉइंट की सबसे छोटी डिस्टेंस, तो ये तो बड़ी हो जाएगी, ये क्यों लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटी डिस्टेंस ये होगी, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से 100√2 आ जाती है। तो अगर हम ए टू सी लेंगे तो कितना आया 100√2 मीटर आई। तो हमें ये पता चला अगर हम सीधा चल रहे थे तो 200 मीटर आया, 200 मीटर सीधा चले तो 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 200 मीटर ही चले लेकिन थोड़ा सा हमने टर्न कर दिया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया 100√2। तो डायरेक्शन मूव करते, डायरेक्शन टर्न करते, हर डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। मानो आप 100 मीटर सीधा गए, 100 मीटर वापस आ गए, जहां से चले वहीं आ गए, तो ए टू ए आ गए हम, ए टू ए, तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट 0। तो ध्यान से देखो 100 मीटर आगे गए हम, बी पे पहुंचे, फिर हमारा वापस आ गए 100 मीटर हम पीछे आ गए ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कहां से शुरू किया ए से, अब कहां पर है हम ए पर ही, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर इस केस में हम ए टू ए लें, हम ए टू ए लें, तो जैसे हम ए से बी पर गए फिर वापस बी से ए पे आएंगे और डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस वही रहेगी, डिस्टेंस कितनी होती 200 मीटर, डिस्टेंस कितनी होगी 200, क्योंकि 100 जाने में 100 आने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां से गए कहां से नहीं गए उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है आप किस पॉइंट से चले कहां पॉइंट पर पहुंच गए, उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप सीधा गए वापस आ गए, तो हम 200 मीटर चले हर केस में, देखो ए से बी गए बी से डी गए, 200 चले तो बिल्कुल सीधा चले तो डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर आया, ए से बी गए बी से सी गए, चले अब भी 200 ही मीटर थे, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट 10√2 आया। 100 मीटर आगे चले फॉरवर्ड, 100 मीटर रिटर्न वापस आ गए, चले अभी भी 200 ही मीटर है, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। तो इससे क्या पता चल रहा, जैसे जैसे हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, चेंज होता। अब लास्ट वाला देखते हैं हम, ए से बी गए हम, बी से यहाँ सी गए, सी से हम ई आए और ई के बाद यहाँ गए, तो ये भी 100 था ये भी 100 था, ये भी 100 है यहाँ भी 100 है। हम ए से बी जाते हैं, बी से सी से डी, डी से ए, तो यहाँ इस वाले केस में क्या था, हम ए से बी से सी से ई से ए, तो 400 डिस्टेंस चले, 100 400 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप चले कहां से, ए से, कहां घूम का है उसे कोई मतलब नहीं है कि इस वक्त पूरा घूमने के बाद वापस ए पर आ गए, जहां से चले वो भी पॉइंट है, जहां आकर रुके वो भी पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0 हो जाए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक बच्चा एक बॉल को हवा में फेंकता ऊपर की तरफ, तो हवा में फेंकता ऊपर की तरफ मान लो,
एक बच्चे ने बॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका और 100 मीटर फेंका या एच हाइट तक वो गई, इतने तक एच हाइट तक, और वापस से आई और उसे उसने कैच कर लिया। मतलब जब बॉल को नीचे से ऊपर को फेंको आप और वापस से कैच कर लो। कैच करने के बाद में इस टाइम पे डिस्टेंस कितनी चले हम, अगर आपको बताया जाए तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी एच हाइट जाने में और एच वापस आने में, तो डिस्टेंस होगी 2h। एच तो जाने की हाइट डिस्टेंस और एच वापस आने की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि जहां से फेंका बच्चे ने, किसी स्टूडेंट से या किसी बच्चे ने फेंकी बॉल और बॉल को फेंकने के बाद वापस कैच कर लिया, उसके हाथ में थी, हाथ में ही आ गई वापस, तो कोई भी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जहां से बॉल गई थी वहीं वापस आ जाती है। जैसे सर्कुलर पाथ पर, मान लो कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा, पॉइंट ए से चलना शुरू किया उसने और ऐसे करके घूमते घूमते पॉइंट बी आया, यहाँ पॉइंट कहीं सी आया, यहाँ पॉइंट कहीं डी आया और घूम करके वापस ए पर आया। आप सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो तो वापस ए पर आ गए। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस तो पाथ की डिस्टेंस होगी जो कि कितनी होगी, 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये पूरा सर्कल घूम कर आएगा, हम जीरो हो गया जहां से चले वहीं आ गए। अब अगर हम ए से बी की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी, ये गोल वाली होगी, बट डिस्प्लेसमेंट ये सीधा वाला होगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल शॉर्ट ऐसी है। तो ये वाली चीज क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ये गोल वाली होगी डिस्टेंस। अगर ए से चलते हुए हम सी पर आ जाते हैं, कहाँ आ गए हम, पॉइंट सी पर, तो डिस्टेंस तो ये गोल वाली ही रहेगी, बट डिस्प्लेसमेंट ये आपका सीधा वाला डिस्प्लेसमेंट रहेगा। क्लियर है इतनी बात। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बातें आपको समझ में आ रही हैं यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अगर ये हो जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो अब अगले टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक एक एक क्लियर हो जाएगा कि आखिर होता क्या है। तो डिस्टेंस समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आया। पहली चीज मोशन रेस्ट क्लियर हो गया। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता, वो वेक्टर में। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ काय से मतलब था, मैग्नीट्यूड से कितनी आप चले दूर डिस्टेंस मूव की, लेकिन किस डायरेक्शन में की, उस डायरेक्शन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो डिस्टेंस स्केलर होगी, वेक्टर पे डायरेक्शन का इफेक्ट था, किस डायरेक्शन में मूव किए, तो उस पे वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। अब आगे आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक क्या होती है आपकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो समझो इसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक समान, हिंदी में बोलते हैं इसे एक समान गति। एक समान गति का मतलब है यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक सार स्पीड से चलना। यानी अगर कोई बॉडी बिल्कुल एक सार स्पीड से चले, जैसे बाइक चलाओ, एग्जैक्टली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ, ना इससे एक भी किलोमीटर ज्यादा हो ना इससे एक भी किलोमीटर कम हो, बिल्कुल एक सार एक सीट में बिल्कुल सीधी लाइन में आप बाइक को ट्रेवल करें सेम स्पीड पे, तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कभी स्पीड बढ़ भी जाती कभी स्पीड कम भी हो जाती, उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ज्यादातर जितनी भी मोशन होती है 90% से ज्यादा मोशन जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। नॉन यूनिफॉर्म, कोई भी बाइक चलाएगा ऐसे नहीं चला सकता कि 60 के एग्जैक्ट मीटर पे 60 पे जाए, कभी स्पीड बढ़ती है कभी स्पीड ट्रैफिक आता कम होती है। तो जब भी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है या डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म में आएगा। आप एक सारी स्पीड से चल लो लेकिन आप टर्न कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, तो वो यूनिफॉर्म में नहीं आता। डायरेक्शन चेंज करना भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आता है। तो यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती है, अगर कोई बॉडी एक साथ सेम स्पीड से लगातार चलती रहे, यानी अगर आप पहले 5 सेकंड में देखोगे, 5 सेकंड में देखोगे, उसके बाद में नेक्स्ट 5 सेकंड में देखोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 सेकंड में देखो आप, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में देखो, यानी हर 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में जितनी डिस्टेंस चले उतनी नेक्स्ट में उतनी, नेक्स्ट में उतनी, उससे अगले उतनी, उससे अगले, यानी पहले 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करो उससे अगले मिनट में भी सेम उतनी है, उससे अगले मिनट में भी। इसका मतलब आपकी स्पीड बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म मोशंस कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में ध्यान रखना जहां पर स्पीड कम ज्यादा होती, नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक सारी स्पीड से भी चलना है, लेकिन एक सारी स्पीड से चलते में आपने क्या किया, उसमें
टर्न ले लिया आपने, डायरेक्शन चेंज कर ली, तो भी डायरेक्शन चेंज कर ली, भले से चाहे आपकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आई है, डायरेक्शन में चेंजिंग आ गई, तो डायरेक्शन में चेंजिंग आने के बाद में वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यूनिफॉर्म मोशन एक सारी स्पीड से चलना, सेम डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट चलना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड भी चेंज कर सकते हो आप, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मोशन, जितनी भी मोशंस होती है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, क्योंकि कहीं कहीं डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ती है और हमें थोड़ा बहुत टर्न लेना पड़ता है, किसी भी चीज की मोशन हो, और बिल्कुल उसकी स्पीड में भी चेंजिंग होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? इसके बाद आता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, हाँ, जिस तरह से हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, एक चीज पढ़ा था हमने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से एक होता स्पीड और एक क्या होता आपका वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों थी, तो डिस्टेंस ही एक तरह की, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस ही थी, वो बात अलग थी, मिनिमम डिस्टेंस थी तो डिस्टेंस ही, दोनों एक जैसी सिमिलर क्वांटिटीज थी। ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी, ये भी दोनों सिमिलर क्वांटिटीज होती। अब इनमें फर्क क्या आता, देखो ध्यान से, कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो फर्क डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में था, वही फर्क स्पीड और वेलोसिटी में है। हमने बताया कोई भी बॉडी मूव करेगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, उसे स्पीड बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो करेंगे उसे वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर है? बाइक जो चलती है, बाइक की जो हम स्पीड नापते हैं वो स्पीड होती है, वेलोसिटी वो जाहिर सी बात है स्पीड होगी, क्योंकि बाइक में हम स्पीड नापते हैं तो हम डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई मेजरमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहाँ से चले कहाँ गए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाओ डिस्टेंस से मतलब है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होगा वो स्पीड होगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो बनेगा वो वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है, दोनों चीजें स्केलर होती है, तो जब दो स्केलर चीज से बनेगा तो स्पीड ये कैसा होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। यहाँ पे ये तो स्केलर होता लेकिन ये वेक्टर होता, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, हमारा वेक्टर होगा। क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए भाई, इसमें तो चलो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन की जरूरत है। अब जब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत है, बिना डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी नहीं निकल सकती, तो वेलोसिटी निकालने के लिए भी डायरेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर को थोड़ा सा समझा देते हैं, जब ये टॉपिक आएगा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनती। ज्यादातर लगभग 80 to 90% जो क्वांटिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेक्टर बनती है। काय की वजह से, डिस्प्लेसमेंट, जिस क्वांटिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो वेक्टर होगी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वही स्केलर होगी। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता, हमने बताया 80 to 90% फिजिकल क्वांटिटी इसी से डिटरमाइन की जा सकती है। जैसे अगर हम देखें, स्पीड क्या होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं है तो स्केलर। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, उनमें डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर हो गया। अब जैसे अगर हम बात करें क्या आएगी, एसिलरेशन की बात करते हैं, तो एसिलरेशन क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आता है, यहाँ पे टाइम आता। तो एसिलरेशन को चेक करना हमें कि वेक्टर है या स्केलर है, तो एसिलरेशन में वेलोसिटी और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मतलब एसिलरेशन में डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इंक्लूड है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। देखो, एसिलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट है इसमें, तो ये कैसा बनेगा आपका, वेक्टर होगा। जैसे अगर आप फोर्स को देखें, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एसिलरेशन, मास इनटू एसिलरेशन। मास, मास से तो कोई मतलब नहीं है, फोर्स को देखें। एसिलरेशन में क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स कैसा होगा, ये भी हमारा वेक्टर होगा। पहचान हो गई। जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वेक्टर आ जाता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हो जाती है, वेक्टर हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसा जहां पर क्या होता हमारा वेक्टर नहीं होता, जैसे वर्क होता। अब आप देखोगे वर्क क्या होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता। देखो फोर्स के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो फोर्स में एसेलरेशन होगा, एसेलरेशन में वेलोसिटी। देखो फोर्स में एसेलरेशन है, एसेलरेशन में वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, तो एक डिस्प्लेसमेंट इसमें मिलता, एक डिस्प्लेसमेंट इसमें मिलता, तो दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो गया। तो ऐसा लग रहा कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा तो वर्क वेक्टर होगा, लेकिन वर्क वेक्टर नहीं होता, वर्क जो होता वो स्केलर होता। ध्यान दें, वर्क कैसा होता,
स्केलर होता। तो कहीं कहीं ये वाली चीज होती है कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा फिर भी स्केलर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इस तरह से पहचानी जा सकती है कि अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेक्टर नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे ये है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, तो ये तो सिर्फ एक याद करना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट वाली ज्यादातर क्वांटिटीज कैसी होती है हमारी, वेक्टर होती है। जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है वो तो स्केलर होगा ही होगा हर हाल में। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी है फिर भी स्केलर निकल जाता है। तो ये चीज तो हो गई। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे आते हैं इसके बाद आता है हमारे पास, अब स्पीड के कई सारे हम वो पढ़ेंगे। एक तो होता है स्पीड, और दूसरा क्या होता है आपका एवरेज स्पीड, फिर क्या होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, फिर क्या आएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगा। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या चीज होती है? देखो क्या होता है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, या फिर बस से जा रहे हैं, या फिर ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन भी हो चाहे चाहे बाइक हो चाहे बस हो, तो टाइम टू टाइम उसकी स्पीड कम और ज्यादा होती रहती है। बस से मान लो कि कोई पैसेंजर को आपको उतारना है बैठाना है तो उसकी स्पीड स्लो होगी, रुकेगी भी वो। और जब खाली रोड होता तो तेज चलती, ट्रैफिक ज्यादा होता स्लो हो जाती है। तो कहीं स्लो होती है कहीं फास्ट चलती है। तो जहां जहां स्लो और फास्ट हो रही वो तो चीज अलग होती है, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो मीटर में शो करता है। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव करने में क्या होगा, कार के जो मीटर में दिख रही है वो जो स्पीड दिख रही है वो उसी वक्त की स्पीड है जिस वक्त वो गाड़ी चल रही है। आप ब्रेक लगाओगे फौरन डाउन हो जाएगी, आप स्पीड बढ़ाओगे गाड़ी की, मतलब आप एक्सीलेटर दबाओगे तो फौरन स्पीड बढ़ेगी। तो वो जो स्पीड होती है जो मीटर में होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उसी समय की, उसी क्षण, उसी पल की स्पीड, जिस टाइम आप देख रहे हो उसी टाइम में अगले सेकंड चेंज हो जाएगी। वो बढ़ भी सकती घट भी सकती, और ये भी हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से चला रहा हो तो अगले सेकंड सेम रहे वो। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, कभी स्पीड कम होती कभी ज्यादा होती। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं कि भाई ओवरऑल ये बता दो एवरेज मिलाकर कितनी हो गई। तो ऊपर लिख दो आप टोटल डिस्टेंस क्या आपने कार से या किसी भी चीज से जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी लगी, और नीचे क्या कर देंगे हम टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रख दोगे तो भाई सारी डिस्टेंस हम इतना चले, सारा टाइम हमारा इतना लगा, कहीं हम तेज चले कहीं हम हल्के चले। तो एवरेज स्पीड जो बनेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो इसे क्या बोल देते हैं एवरेज स्पीड। अब बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड फॉर्मूला वही रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ध्यान रहे अभी बताया भी था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती। यूनिफॉर्म स्पीड वो होती जहां पर स्पीड ना कम की जाए नहीं बढ़ाई जाए, बिल्कुल एक साथ। यानी मीटर में अगर 60 किलोमीटर पर आवर्स आ रही है तो यही स्पीड रहनी चाहिए। 80 किलोमीटर पर आवर्स आ रही है तो स्पीड बिल्कुल 80 रहनी चाहिए, ना 1 सेंटीमीटर कम हो 1 मीटर किलोमीटर पर आवर्स, ना एक बढ़े, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहनी चाहिए। एक सारी स्पीड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे अभी यूनिफॉर्म मोशन बताया था, तो यूनिफॉर्म मोशन जो होती है वो वही वाली मोशन होती है जिस मोशन के अंदर जो स्पीड होगी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म स्पीड से कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है तो उसकी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो मोस्ट ऑफ दी ज्यादातर जो मोशन होती है स्पीड होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। कभी स्पीड बढ़ती है कभी स्पीड कम होती है। तो जहां स्पीड बढ़ेगी वहां यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हो जाएगी। तो क्लियर हो गई ये सारी चीजें यूनिफॉर्म। अब यही सारे टॉपिक फिर से पढ़ेंगे हम, लेकिन इस बार हमने स्पीड के लिए पढ़ा था, लेकिन अब की बार जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी के लिए पढ़ेंगे। काय के लिए? वेलोसिटी के लिए। तो पहली चीज क्या कि वेलोसिटी क्या होती है, दूसरी चीज क्या है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। थर्ड थिंग आएगी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरी क्या आएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन वेलोसिटी क्या चीज होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या होता, ऊपर होता डिस्प्लेसमेंट, वहां डिस्टेंस होता था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंपल सी चीज है, स्पीड वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही फर्क है जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। जहां जहां डिस्टेंस यूज कर रहे थे वहां वहां हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती, तो ऊपर क्या आएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जैसे बात करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, एक ऐसी वेलोसिटी जो वेलोसिटी ना कम हो ना ज्यादा हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलती रहे, उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो ना वेलोसिटी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, जिसकी वेलोसिटी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, कभी लेफ्ट टर्न कर लो कभी राइट टर्न कर लो, कभी स्लो करो कभी फास्ट करो, वो नॉन यूनिफॉर्म उसमें आती है, वेलोसिटी में आती है। तो सारे टॉपिक सेम है, बस डिस्प्लेसमेंट आएगा डिस्टेंस की जगह, और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। अगला टॉपिक जैसे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एसिलरेशन। क्या है हमारा, एसिलरेशन, एसिलरेशन। तो एसिलरेशंस की जैसे हम देखेंगे तो आखिर एसिलरेशंस क्या होते हैं, ये चीज है। तो एसिलरेशन का फॉर्मूला पढ़ो पहले, क्या होता है हमारा एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो सिंपल सी चीज आपको बताया जाए, एसिलरेशन क्या होता, जैसे आप बाइक या कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहा है, आपने रेस बढ़ाई तो आपने उसे एसिलरेटेड किया, यानी स्पीड का बढ़ाना, स्पीड का बढ़ना क्या कहलाता, एसिलरेशन कहलाता। मान लो कि आपके पास कितना था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, एक ही सेकंड में 10 से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, 10 से कितनी हो गई, 15 हो गई, तो ये जो पांच बढ़ा, ये जो पांच बढ़ा, तो ये एसिलरेशन की ही वजह से बढ़ता है। एसिलरेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा, ध्यान देना, एसिलरेशन जो होगा 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हुआ तो एसिलरेशन होगा, यानी ये मोशन एसिलरेटेड मोशन कहलाती। एसिलरेटेड मोशन वो होती जिनमें स्पीड लगातार इंक्रीज होती रहती है, तो एसिलरेटेड मोशन कहलाती। मान लो कि कोई कैंडिडेट यहां से चला, कार ए से चली, ए से बी तक गई, और बी से फिर सी गई, और सी से फिर डी गई, ये सी हो गया ये डी हो गया, ऐसे बी तक गई, लगातार उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, कैसी उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, तो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ये मोशन कैसी होगी, यहाँ पे एसिलरेटेड होगी, कैसी होगी, एसिलरेटेड, क्योंकि स्पीड का बढ़ना ही एसिलरेशन होता। चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो, 10 का 10 से चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एसिलरेशन जीरो, उनमें कोई एसिलरेशन नहीं है। अब यहां से यहां, यहां मान लो कि यहां था आपका 10 मीटर पर सेकेंड था, और स्टार्ट हुई थी गाड़ी यहां से 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ 60, 10 किलोमीटर पर हावर्स कर लो, या 60 किलोमीटर पर हावर्स कर लो। अब यहाँ से यहाँ एक कांस्टेंट स्पीड से चले, कैसे चले, कांस्टेंट से, यहाँ तक भी 60 किलोमीटर पर आवर से रहे, तो ये कैसी होगी, ये नॉन एसिलरेटेड मोशन होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एसिलरेशन नहीं है। 60 यहाँ था, 60 यहाँ, या बिल्कुल एक्स आर स्पीड से चले, जब आप एक्स आर स्पीड से चले तो मोशन में कोई भी एसिलरेशन नहीं था, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, जीरो अपॉन टाइम, तो जीरो अपॉन कुछ भी हो जीरो ही रहता, तो एसिलरेशन जीरो, यानी इससे बी से सी में कोई भी एसिलरेशन काम नहीं कर रहा था। क्लियर है। अब इसके बाद में थोड़ी स्पीड स्लो की, और आगे ले जाकर के हमने 30 किलोमीटर पर आवर्स कर ली, स्पीड हमारी कम हो रही है, तो यहाँ पे एसिलरेशन काम कर रहा है। ये चीज और सीखने की, यहाँ जो एसिलरेशन काम कर रहा है उस एसिलरेशन को क्या बोलेंगे, ये एसिलरेशन होता है निगेटिव एसिलरेशन। कैसा होता है ये, निगेटिव एसिलरेशन, और निगेटिव एसिलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। निगेटिव एसिलरेशन को का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। तो निगेटिव एसिलरेशन हो या रिटार्डेशन, इसका काम होता है स्पीड को स्लो करना। क्या करना, स्पीड को स्लो करना, या किसी भी चलती चीज को रोकना, या उसकी स्पीड में कमी करना, निगेटिव एसिलरेशन या रिटार्डेशन। और जो पॉजिटिव एसिलरेशन होता है वो स्पीड को बढ़ाता, उसे हम एसिलरेशन ही कहते हैं। तो एसिलरेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, स्पीड का बढ़ाना क्या कहलाता है, एसिलरेशन कहलाता। स्पीड को जो, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसमें एसिलरेशन लग रहा, स्पीड सेम है, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो फिर उसका एसिलरेशन जीरो होगा, उसे नॉन एसिलरेटेड मोशन बोलेंगे।
इसके बाद अगर किसी बॉडी की या मानो सी से डी पर स्पीड उसकी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, अब लगातार जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से उस पर एसेलरेशन निगेटिव में वर्क करता, और इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, निगेटिव एसेलरेशन को। और ये वाली मोशन कैसी कहलाएगी? रिटार्डेड मोशन कहलाएगी। ये एसिलरेटेड मोशन होगी, ये कांस्टेंट मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, कांस्टेंट मोशन बोल सकते हैं, ये रिटार्डेशन मोशन बोल सकते हैं, रिटार्डेड मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो सारे टॉपिक्स आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है, जैसे आपसे बोले जाए क्या, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। यूनिफॉर्म एसिलरेशन, तो यूनिफॉर्म एसिलरेशन का मतलब है यानी किसी की स्पीड बढ़ रही है तो लगातार एक साथ बढ़ती जा रही है। मानो पहले उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो गई, उससे अगले में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 25 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ भी 5 बढ़ी, यहाँ भी 5 बढ़ी, यहाँ भी 5 बढ़ी, यहाँ भी 5 बढ़ी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन बिल्कुल एक सार इंक्रीज हो रही है, कम ज्यादा इंक्रीज नहीं है। ऐसा नहीं हुआ पहले 5 हुई, फिर 10 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, हर जगह 5 5 5 5 इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली मोशंस कैसी कहला रही है? ये एसिलरेटेड तो है लेकिन एसिलरेशन भी इसमें कैसा है? यूनिफॉर्म एसिलरेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन का मतलब क्या होता है? कभी तो बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रही, कभी बढ़ तो रही है, दूसरी बार भी स्लो स्लो बढ़ रही, कभी तो मानो स्लो स्लो स्पीड बढ़ा रहे थे हम, कभी बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से स्पीड से हमने बढ़ा दिया। तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिटार्डेशन कहलाता है। चलो, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसके बाद की बात करते हैं, एसिलरेशन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आता है हमारा सर्क्यूलर मोशन। कौन सा टॉपिक आया हमारा? सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन, आखिरकार सर्कुलर, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो इसकी मोशन कैसी कहलाती? सर्क्यूलर मोशन कहलाती। सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर इसे भी डिटेल से पढ़ेंगे हम तो इसमें भी बहुत ज्यादा बारीकियां होती हैं। वो क्या होती हैं सर्कुलर मोशंस के अंदर? ध्यान से देखो, जब कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन चल रही है, ये एक ऐसी मोशन होती है, देखो जैसे मानो इसकी स्पीड इस पर 5 मीटर पर सेकेंड है, ये हम स्पीड को पढ़ना है, काय को पढ़ना है बेटा? हम स्पीड। यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ से चल के ये पॉइंट यहाँ आया, तो यहाँ भी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यहाँ से चल के यहाँ आया, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यहाँ से चलकर यहाँ आया, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहाँ आया, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहाँ आया, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब पूरे सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, और चल रहा बिल्कुल एक सारी स्पीड से चल रहा, तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। स्पीड कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा? अभी बताया था यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसे कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, मतलब पांच थी, पांच की पांच ही रही, बदली ही नहीं, चेंज ही नहीं हुई, पूरे सर्कल पे ट्रेवल कर आया वो, और पूरे सर्कल पे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ही रही, ना 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, ना 5 मीटर पर सेकेंड से कम है। तो इस स्पीड को क्या बोलते हैं? हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हो गई। अब जैसे ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, अब हम बात कर रहे हैं क्या ये यूनिफॉर्म, इसमें एसिलरेशन भी होगा? यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी भी होगी इसकी। तो ध्यान से देखो भाई, देखो ध्यान से, एसिलरेशन क्या होता है ध्यान देखें। स्पीड तो इसकी यूनिफॉर्म थी, स्पीड और वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती, बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फर्क होता। तो क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। स्पीड को सेम करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड सेम करना, नंबर 5 का 5 ही था, हर जगह 5 था नंबर। ये चीज क्या है? नंबर जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं की तो स्पीड में कोई चेंजिंग होगी नहीं, क्योंकि उसे डायरेक्शन से तो मतलब ही नहीं है स्पीड को, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रखो, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर में क्या क्या चीजें जरूरत होती है? एक तो मैग्नीट्यूड, क्या जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है।
तो अगर इसे यूनिफॉर्म रखना, इसे कांस्टेंट रखना, तो इसे कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रखना ही रखना है, प्लस में डायरेक्शन भी सेम रखनी है। अब आप बोलोगे सर इसमें डायरेक्शन चेंज होगा, फोर्स हो रही है भाई, ये वाला पार्टिकल है इधर जा रहा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, ये इधर आ रहा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, इसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, अब ये नीचे की साइड जाएगा, इसकी इधर हो गई, इसकी इधर हो गई, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आपने कांस्टेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा, डायरेक्शन नहीं रखी, और वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें यूनिफॉर्म रखना जरूरी है। अगरचे दोनों चीजें यूनिफॉर्म होंगी तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब आप बोलोगे वेलोसिटी सर कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजों में से कुछ भी चेंज नहीं हो तब ये यूनिफॉर्म रहेगा, अदरवाइज ये चेंज होता रहेगा। तो बात आ गई सर्कुलर मोशन क्या होती है, यानी अगर क्वेश्चन आता अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा, स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड सेम है, तो क्या वो मोशन एक्सीलरेटेड होगी, बिल्कुल होगी। सर्कुलर मोशन कोई भी हो, चाहे वो एक सारी स्पीड से चले कम ज्यादा, वो तो एक्सीलरेटेड रहेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार बदलेगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो उनमें एक्सीलरेशन होगा। ये यूनिफॉर्म चलने के बाद भी ये एक्सीलरेटेड मोशन है, मतलब इसकी स्पीड सेम है फिर भी इसमें एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, जो एक्सीलरेशन इसके डायरेक्शन का काम करता है, जिसे सेंट्रल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती, सेंटर की तरफ। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा सेंट्रीपेटल या सेंट्रल एक्सेलरेशन, वो वर्क इसमें यहाँ पर करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफों को समझेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के क्या ग्राफ होते हैं, तो समझो इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होंगे। इसके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ग्राफ इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। किसी भी तरह का ग्राफ आ जाए, इस पूरे चैप्टर में ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत होते हैं, ग्राफ बना करके देते हैं, ग्राफ देख करके हमें ये बताना होता कि स्पीड कैसी है, मोशन कैसी है, कैसी नहीं है, सारी चीजें हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है। एक्सेलरेशन ग्राफ पढ़ेंगे, कई तरह के ग्राफ है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे पहला हमने ये बनाया, यहाँ पे क्या लिया हमने टाइम, यहाँ क्या लिया हमने डिस्टेंस लिया। एक काम करते हैं, हम टाइम को टी से लिखते हैं, डिस्टेंस को डी से, बहुत टाइम लगेगा लिखने में, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। यहाँ टी हो गया है, डिस्टेंस डी हो गया, फिर यहाँ टी हो गया, और यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, डी हो गया। एक और बना लो यहाँ पे, यहाँ टी हो गया और यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया। हमने 4 ग्राफ बनाए, जितने भी पॉसिबल ग्राफ हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम बना रहे हैं। क्लियर है। देखो एक ग्राफ तो ऐसे करके हो सकता, तो आपको ये तो पता है कि ये यहाँ पे टाइम कितना होगा, 0, यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, यहाँ इधर को जैसे जैसे हम जाएंगे टाइम बढ़ेगा, ऊपर को जैसे जैसे हम जाएंगे वो क्या बढ़ेगा, आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, ऊपर को जैसे जैसे जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो समझो जैसे जीरो टाइम की अगर हम बात करें, जीरो टाइम पे कितनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है इसकी। 1 सेकंड के बाद गए हम इस ग्राफ पे तो भी डिस्टेंस सेम है, 2 सेकंड के बाद गए तो भी डिस्टेंस सेम है, 3 सेकंड के बाद गए तो भी डिस्टेंस सेम है, 4 सेकंड के बाद ग्राफ पे गए तो भी डिस्टेंस सेम है, 5 सेकंड के बाद गए तो भी डिस्टेंस सेम है, 6 सेकंड के बाद गए तो भी डिस्टेंस सेम है। तो समझ में आ रहा नहीं, तो क्या पता चला हमें, इस पॉइंट पे भी सेम डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे भी सेम डिस्टेंस है, ग्राफ पे टकराओ और इधर को आ जाओ, इस पे भी सेम है। तो इसका मतलब आप दो जो 0 सेकंड पे डिस्टेंस है वही 1 सेकंड के बाद भी उतनी दूरी पे है वो चीज, 2 सेकंड के बाद भी उतनी डिस्टेंस पर है, 3 सेकंड के बाद भी उतनी ही डिस्टेंस पर है, 5 सेकंड के बाद भी, तो क्या पता चल रहा, वो चल ही नहीं रहा, कॉन्स्टेंट है। तो ये कैसा आपका, वो चल ही नहीं रहा, चल नहीं रहा तो रेस्ट मोशन, रेस्ट पोजिशन। तो ये वाला क्या चीज बता रहा, ये बता रहा बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी गायब में रेस्ट में। भाई आप यहाँ ऑब्जर्वर हो, यहाँ कोई पत्थर रखा, 1 सेकंड के बाद भी सेम है, 2 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद भी, तो इसका मतलब वो रेस्ट पोजिशन में है। देखो 0 सेकंड पे भी सेम था, 1 पे भी सेम था, तो ये जो ग्राफ बना हमारा, कौन सा वाला, ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, तो ये बनी हमारी। देखो अगर हम देखें इस पॉइंट पे देखो तो भी डिस्टेंस सेम है, इस पे देखें, इस पे देखें,
ऐसे करके डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस तो इतनी ही रही, तो इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। अब ये वाली चीज को अगर हम देखें, एक ग्राफ ये देख रहा है, तो ये वाली चीज जीरो टाइम पे, ये जीरो है, जीरो टाइम पे डिस्टेंस जीरो, थोड़ा सा हमने टाइम बढ़ाया तो डिस्टेंस हमारी देखो इंक्रीज हो गई, और टाइम बढ़ाएंगे इतने टाइम पे देखें यहाँ पे तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, और टाइम बढ़ाएंगे इतने टाइम पे देखें तो डिस्टेंस और इंक्रीज हो गई, और टाइम पे बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस और इसका मतलब वो चल रहा है, मूव कर रहा, समझ में आ रहा नहीं, मूव कर रहा है, चल रहा है और हमसे दूर जाता जा रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऐसे ऐसे दूर जा रहा, तो ये दूर जा रहा तो ये मोशन तो कर रहा, लेकिन अगर ये लाइन सीधी है तो इसे लिखेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखेंगे इसे? यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो कैसा बनेगा? ये यूनिफॉर्म मोशन। और लाइन ऐसे करके है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, देखो जीरो टाइम पे जीरो था, उसके बाद में फिर जीरो था, उसके बाद में फिर डिस्टेंस बढ़ी, फिर डिस्टेंस बढ़ी, फिर आए, फिर डिस्टेंस इंक्रीज हुई, फिर इस टाइम पे आके देखा तो फिर और डिस्टेंस बढ़ी, थोड़ा सा टाइम और बढ़ाया तो और डिस्टेंस बढ़ी। तो ये मोशन तो कर रहा, लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर लाइन बिल्कुल स्केल से खिंची हुई है, सीधी है, तो यूनिफॉर्म होगा, और ऐसी वाली होगी नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर इस तरह से भी हो, ध्यान से देखो, ऐसे ढाल हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ रहा नहीं? अगर एक कर्व बन रहा है तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब जैसे हम ये वाली चीज बनाए, ये ग्राफ बनाए, ये वाला बन गया ग्राफ, तो इस ग्राफ में हम देखेंगे भाई जीरो टाइम पर डिस्टेंस जीरो, एक सेकंड के बाद देखा डिस्टेंस जीरो, थोड़ा और टाइम बढ़ाया डिस्टेंस जीरो, फिर इसके बाद हमने टाइम बढ़ाया, फिर डिस्टेंस बढ़ी, देखो जैसे हमने और टाइम पे देखा, ग्राफ देखा तो अब इतनी डिस्टेंस आ गई इसकी, थोड़ा सा और टाइम बढ़ाया तो हमने देखा इतना, तो यहां से यहां तक तो वो कांस्टेंट रहा, वो चल नहीं रहा था, तो इतने पार्ट में कैसा था? रेस्ट में था। कैसा था? रेस्ट में। और यहां से आगे जो गया वो यूनिफॉर्म मोशन में गया। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन कैसे समझ में आया? यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन होगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो सारे ग्राफ समझ में आ गए। ये काहे कहते हैं? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कहते हैं। अगर सर्क्यूलर है, सर्कल बन रहा तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, सर्कल नहीं बन रहा तो वो फिर वो यूनिफॉर्म होगा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसके बाद आता है हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के क्या ग्राफ होंगे? ये डिस्टेंस सेम बनाते हैं हम, ये वाली चीज होगी यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर इसे यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर स्पीड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो स्पीड को शो करता है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम काय को शो करता? स्पीड को शो कर सकता है। यहाँ यूनिफॉर्म इसे स्पीड भी कहा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड थी, कांस्टेंट स्पीड थी। अब हम डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डी फॉर टाइम है, ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर क्या था? ये बॉडी रेस्ट में थी, ये भी बॉडी रेस्ट में, क्यों है रेस्ट में? वही चीज देखो, जीरो टाइम पे भी सेम डिस्टेंस है, थोड़ा टाइम बढ़ाओ तो डिस्टेंस सेम, और टाइम बढ़ाओ तो डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस यानी पूरे ग्राफ पर डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस कांस्टेंट है ये जो है। तो इसमें कोई कैसा होगा? ये रेस्ट में कहलाएगी। दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, ये वाले की, ये डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है टी, ये टाइम है टी, तो टाइम टी है, तो ये देखो समय के साथ बढ़ रहा, तो ये यूनिफॉर्म यहाँ पे स्पीड थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या आएगा? यहाँ पे यूनिफॉर्म आएगा वेलोसिटी। क्या आएगा? वेलोसिटी। अब आप बोलोगे वेलोसिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को शो करते हैं, वेलोसिटी को। जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला अभी जो बनाया था, ये टी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? ऐसी वेलोसिटी होता तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी। और यहां से यहां अगर हम बात करें, ऐसे चलाएं, तो यहां से यहां तक तो ये रेस्ट में था इतना तो, और इसके बाद ये वाला क्या आएगा आपका? ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, वेलोसिटी था। समझ में आ गया होगा? सारे ग्राफ समझ में आ रहे होंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला टॉपिक है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे हम? स्पीड टाइम ग्राफ। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे, स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये तो स्पीड है, ये टाइम है। ये दूसरा बना, ये भी स्पीड है और यहाँ कितना टाइम है। तीसरा बना, ये टाइम है और ये कितना हो गया? स्पीड। तो फोर्थ बना, ये टाइम है, ये कितना हो गया? स्पीड। पहली चीज ये वाली चीज चलते हैं। तो देखो ध्यान से, जीरो टाइम पे जितनी स्पीड थी, थोड़ा टाइम बढ़ाओ, स्पीड सेम। जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ा है, इधर देखो स्पीड वही आई। थोड़ा और टाइम बढ़ाओ, स्पीड फिर सेम आई, फिर स्पीड सेम आई। इसी पॉइंट पर आ रहा ना स्पीड। तो हमें क्या पता चला? इसकी स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं है। तो इसे एक तो यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। या इसे नॉन एसिलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, नॉन एसिलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, इनमें एसिलरेशन नहीं है। या इसके लिए ये बोल सकते हैं हम, एसिलरेशन इसका कितना हो गया आपका? जीरो हो गया, क्योंकि स्पीड में कोई चेंजिंग ही नहीं हो रही, सेम स्पीड से एसिलरेशन जीरो। अब ये वाले की बात करते हैं हम। तो इसे क्या बोलेंगे? बस जीरो टाइम पे जीरो था, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम और इंक्रीज करेंगे और स्पीड, टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसा होगा? ये आपका एसिलरेटेड मोशन होगा। कैसा होगा? एसिलरेटेड मोशन होगा। ठीक है। अगर इस लाइन सीधी है तो यूनिफॉर्म एसिलरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। अब देखो ये वाली चीज ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो, कर्व है, कैसे ही कर्व हो। तो ये कर्व है, तो ये एसिलरेशन तो हो रहा, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो रहा है आपका? एसिलरेशन हो रहा, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। इसी तरह से जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाले पार्ट में टाइम बढ़ा रहा है लेकिन स्पीड सेम है, तो इसका मतलब क्या है आपका? स्पीड सेम है टाइम के साथ में। या ऐसे करके देख लो आप, पहले ऐसे आया फिर ऐसे गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड से चला। कैसे चला? यूनिफॉर्म स्पीड से चला। इससे बाद में ये क्या हो गया आपका? एसिलरेटेड मोशन हो गया, एसिलरेटेड मोशन हो गया। अब अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, स्केल से खींची हुई, तो यूनिफॉर्म एसिलरेटेड होगा, और कर्व बना दिया तो ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेटेड होगा। ये तो स्पीड हो गया। इसी तरह से इसकी जगह अगर आप वेलोसिटी लेते हो, क्या लेगा आप? वेलोसिटी। तो यहाँ पे v आएगा, वेलोसिटी के लिए यहाँ v आएगा, यहाँ v आएगा। सेम है एक्चुअल में, यूं इसलिए बनाना है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की जगह बस क्या होगा? यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। एसिलरेशन इसमें होगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो होगा। बाकी सारी चीजें सेम होंगी। यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड की जगह क्या आ जाएगा? बस वेलोसिटी आ जाएगा। ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे ग्राफ भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। एक बार रिवाइज कराते हैं। हमने मोशंस पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया, मोशन रेस्ट को एक्सप्लेनेशन किया था अच्छे से, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, एवरेज नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, रिटार्डेशन, सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इतने सारे टॉपिक्स हमने इस एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। अब रही बात क्वेश्चन आंसर किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है। लेकिन अब आप ये वाली वीडियो देखने के बाद खुद से भी क्वेश्चन करोगे अपने आप, तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर जाते जाते, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लगती हैं। क्या लगेंगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? तीन होती है। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस के ए टी होता है, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर होता है, एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस होता है। ये होता। अब इसके अंदर क्या होगा आपका? वेयर, या इन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे। भाई u क्या चीज है? u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी से शुरू करते हैं। v क्या हमारी? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एस क्या है यहाँ पे? एस यहाँ पे डिस्टेंस का काम करेगा, या फिर इसे डिस्प्लेसमेंट का काम कर बोल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसका भी जिक्र होगा। ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे एसिलरेशन है, एसिलरेशन है, और टी जो है यहाँ पे वो टाइम है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो ये तीन मोशन है, ये फर्स्ट मोशन कहलाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये और चाहिएगा,
ये पूरा फुल्ली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स खुद अपने आप भी सोल्व करेंगे, सारे ग्राफ बता सकते हैं, सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक अगली वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो के अंदर हम सारा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।